जब गली में दूध वाला आता था तो घर के बड़ों को हमेशा एक ही शक रहता था कि आज दूध में कितना पानी मिलाया गया। हाँ, बिल्कुल, ये तो हर घर की कहानी है। राइट। हम सोचते थे कि थोड़ा पानी मिला लिया तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लेगा। मतलब लॉजिक बहुत सीधा लगता था। और सतह पर देखने में ये सच में बस एक मामूली सी हेराफेरी लगती है, लेकिन जब हम इसी कॉन्सेप्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में देखते हैं, हाँ, तो यही हेराफेरी गणित के सबसे जटिल और दिमाग घुमा देने वाले सवालों में बदल जाती है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप डाइव का फोकस यही है। हमारे पास एक बहुत ही शानदार सोर्स मटेरियल है, प्रॉफिट एंड लॉस मास्टर क्लास का एक पीपीटी। ये उन कैंडिडेट्स के लिए खजाना है जो आरआरबी, एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटने वाले, बल्कि उस लॉजिक को डिकोड करेंगे कि कैसे एक दुकानदार अपनी चालाकी से प्रॉफिट बनाता है। राइट। और कैसे उन ट्रिक्स को समझकर हम एग्जाम के सवालों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यही है कि गणित को रटा नहीं जा सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझ लें तो टाइम बहुत बचता है। एग्जाम के उस भारी प्रेशर में रटा हुआ फॉर्मूला अक्सर दिमाग से निकल जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी फेस किया है। लेकिन अगर लॉजिक क्लियर है तो जवाब अपने आप सामने आ जाता है। तो चलिए उस लॉजिक की दुनिया में चलते हैं। अब हम स्लाइड 1 पर हैं और हमारे सोर्स मटेरियल की शुरुआत में एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल एनालॉजी दी गई है। हाँ, एक घड़ी बनी हुई है। राइट। एक घड़ी है जिसने एक ग्रेजुएशन कैप पहनी हुई है और नीचे हेडिंग है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत गहरी बात है। अब तक हम स्कूल में सीखते थे कि सवाल को सही हल करना जरूरी है। हाँ, मतलब एक्यूरेसी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्यूरेसी सब कुछ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्कूल का गणित आपको सही जवाब तक पहुंचना सिखाता है, लेकिन इन एग्जाम्स में असली लड़ाई समय की है। राइट। वहाँ 5 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना असल में उस सवाल को गलत करने के बराबर ही है, क्योंकि आपने बाकी 4 सवालों का टाइम खा लिया। अरे बाप रे, तो है वो लंबे लंबे एक्स और वाई वाले इक्वेशंस। हाँ, जो हमें स्कूल में सिखाए गए थे वो एग्जाम हॉल में हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हमें स्मार्ट शॉर्टकट्स चाहिए। तो फिर ऐसी बात पर अब हम स्लाइड 2 पर हैं, जो कि आज का एजेंडा सेट कर रही है। बिल्कुल। आज के इस मास्टर क्लास के 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला है पानी और दूध का मिश्रण, दूसरा है कई वस्तुओं को बेचना, हाँ, और तीसरा है वस्तुओं की संख्या के आधार पर प्रॉफिट या लॉस, और चौथा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, दोनों का एक साथ बदलना। ये फ्लो बहुत ही साइंटिफिक है। बेसिक से शुरू करके हम एडवांस लेयर्स तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दूध और पानी के उस कुआने खेल से। अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट हेडिंग के नीचे एक बात लिखी है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, कौन सी बात? उसमें कहा गया है कि दूध वाला जब दूध में पानी मिलाता है तो वो जो पानी है वही असल में उसका सीधा प्रॉफिट है। यही तो सीक्रेट है। मतलब अगर कोई मुफ्त का पानी मिला रहा है तो क्या उसका गणित इतना सीधा है? बिल्कुल सीधा है। सोचिए, अगर एक दूध वाला 40 रुपए लीटर दूध खरीदता है, हाँ, और उसे 40 रुपए लीटर में ही बेच देता है, तो प्रॉफिट कैसे हुआ? जो उसने फ्री में पानी मिलाया है वही मुनाफा है। एग्जैक्टली। स्लाइड पर जो फॉर्मूला है W/M = पानी बाई दूध। W मतलब वाटर और M मतलब मिल्क। ओके। इसका सीधा सा लॉजिक है, जो पानी और दूध का अनुपात है वही प्रॉफिट का प्रतिशत है। अच्छा, तो अगर बुलेट पॉइंट वाला एग्जाम्पल देखें जहाँ पानी 3 यूनिट है और दूध 10 यूनिट है। राइट। तो पानी का हिस्सा 3 और दूध 10, मतलब 3/10। प्रॉफिट सीधा 30% हो गया। बिल्कुल, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं। मुफ्त का पानी = सीधा मुनाफा। लेकिन असल दुनिया में या एग्जाम में दूध वाले इतने शरीफ कहाँ होते हैं? अब हम स्लाइड 4 पर हैं और यहाँ समस्या थोड़ी पेचीदा है। हाँ, अब वो सिर्फ पानी नहीं मिला रहे। राइट। सवाल है कि 40 रुपए प्रति लीटर वाला दूध है, उसने 10 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाया और फिर उसे 25% प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच दिया। तो यहाँ 2 अलग अलग घपले हो गए। हाँ, एक पानी का घपला और एक दाम बढ़ाने का घपला। और यहीं पर बेसिक मेथड से करने वाले बच्चे फंस जाते हैं। वो पहले टोटल वॉल्यूम निकालेंगे जहां कुल सीपी 400 और एसपी 650 है, अनुपात 8:13 आएगा। इसमें तो 2-3 मिनट आराम से निकल जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए यहाँ एग्जाम शॉर्टकट दिया है जिसे सक्सेसिव फॉर्मूला कहते हैं।
प्लस x प्लस y प्लस xy बाय 100। तो 30% मुनाफा पानी से हुआ और 25% दाम बढ़ाकर, तो फॉर्मूले में डालें तो 30 + 25 प्लस ब्रैकेट में 30 × 25 बाय 100। हाँ, जो कि सॉल्व करने पर 62.5% आता है। लेकिन मुझे ये लॉजिक समझना है, ये XY बाय 100 वाला हिस्सा कहाँ से आया? मैं समझाता हूँ। इसे बेईमानी का चक्रविधि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट समझ सकते हैं। अच्छा। पहला मुनाफा पानी मिलाने से हुआ 30%, जी। दूसरा मुनाफा कीमत बढ़ाने से हुआ 25%। लेकिन जरा सोचिए, उस बढ़ी हुई 25% कीमत पर वो सिर्फ दूध नहीं बेच रहा है, वो उस फ्री वाले पानी को भी उस बढ़े हुए दाम पर बेच रहा है। ओह, तो जो पानी उसने फ्री में डाला था, उस पानी पर भी वो एक्स्ट्रा 25% कमा रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। वही ये XY बाय 100 वाला एक्स्ट्रा मार्जिन है। अरे वाह। जब भी एक ही चीज पर लगातार 2 बार प्रॉफिट कमाया जाए तो ये सक्सेसिव फॉर्मूला लगता है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। ये लॉजिक क्लियर हो तो हम पेन उठाने से पहले ही दिमाग में आधा कैलकुलेशन कर लेंगे। राइट। लेकिन कई बार एग्जाम्स में प्रॉफिट परसेंटेज इतने सीधे नहीं होते हैं, लाइक 20 या 25 की जगह। अब हम स्लाइड 5 पर हैं और यहाँ सवाल है कि एक मिश्रण को शुद्ध दूध के CP पर बेचा जाता है, फिर भी 28.33% का लाभ होता है। हाँ। और एग्जामिनर यही चाहता है कि हम इस अजीब से डेसिमल को देखकर घबरा जाएं। मैं तो पक्का घबरा जाती। यहीं पर प्रतिशत को फ्रैक्शंस यानी भिन्नों में तोड़ने की कला काम आती है। अगर आप 28.33% को ध्यान से देखें, हाँ। स्लाइड पर इसे तोड़ा गया है। राइट। ये कोई एक नंबर नहीं है, ये 20% और 8.33% का जोड़ है। और 20% का मतलब होता है 1/5 और 8.33% को हम 1/12 लिख सकते हैं। सही कहा। अब हमारे पास 2 आसान फ्रैक्शंस हैं, लेकिन दोनों का बेस अलग है, 5 और 12। तो हमें कॉमन बेस बनाना होगा। बिल्कुल, इन दोनों का साझा आधार या कॉमन बेस 60 बनाते हैं। तो 1/5 बन जाता है 12/60 और 1/12 बन जाता है 5/60। और दोनों को जोड़ दे तो आता है 17/60। राइट। और हमारे स्लाइड 3 वाले लॉजिक के हिसाब से ऊपर वाला नंबर पानी है यानी 17 और नीचे वाला दूध यानी 60। तो M/W का अनुपात हो गया 60/17। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना हमेशा तेज होता है? हाँ, अक्सर होता है। मतलब अब हम स्लाइड 6 पर हैं, जहां 27.5% प्रॉफिट है और कस्टमर 102 लीटर मिक्सचर खरीदता है। क्या मैं सीधे डेसिमल कैलकुलेट्स नहीं कर सकती? आप कर सकती हैं, लेकिन डेसिमल में एक छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत कर सकती है। फ्रैक्शंस आपको एक क्लियर अनुपात देते हैं। चलिए इसी सवाल को देखते हैं। ओके, तो 27.5% को फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो स्लाइड के हिसाब से 11/40 आएगा। इसका अर्थ है कि 40 यूनिट बेस यानी दूध है और 11 यूनिट पानी है। और दोनों को जोड़े तो टोटल मिक्सचर 51 यूनिट हो गया। राइट। अब हमारे हिसाब से मिक्सचर 51 यूनिट है और सवाल कह रहा है कि टोटल 102 लीटर है। तो 51 यूनिट्स इज इक्वल टू 102 लीटर। तो 1 यूनिट कितना हुआ? 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर हो गया। और हमें पानी की मात्रा बतानी है जो कि 11 यूनिट थी। तो 11 × 2 मतलब पानी हो गया 22 लीटर, बिना किसी जटिल डेसिमल कैलकुलेशन के। यही अहमियत है फ्रैक्शंस की। अब हम स्लाइड 7 पर हैं और ये सवाल मुझे थोड़ा भारी लग रहा है। ये एक एडवांस सवाल है। 48 रुपीस प्रति लीटर का दूध खरीदा, पानी मिलाया और 66 रुपीस प्रति लीटर पर बेचा, जिससे 60% का मुनाफा हुआ। बाप रे, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। तो यहाँ हम क्रॉस सिंप्लीफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इस जटिल अनुपात वाले सवाल को तोड़ने के लिए। अच्छा, तो स्लाइड में प्रॉफिट 60% है, मतलब 100:160, जिसे काट के 5:8 लिखा गया है। हाँ, ये प्रॉफिट का अनुपात है। और ओवरऑल प्राइस का अनुपात क्या है? 48 और 66, मतलब 8:11 मिक्सचर है। राइट। तो पानी कितना बचा? 64 - 55 यानी 9 यूनिट पानी। तो पानी और दूध का अंत में अनुपात 9/55 निकलेगा। बिल्कुल सही। अमेजिंग। अब हम स्लाइड 8 पर आ गए हैं, जहां से सेक्शन 2 की शुरुआत होती है। हाँ, जब कई वस्तुएं बेची जाती हैं। स्लाइड पर एक विजुअल है, एक कैश रजिस्टर है जिससे 3 आइटम बाहर आ रहे हैं। इसका लॉजिकल फ्लो ये है कि अब तक हम तरल पदार्थों की बात कर रहे थे जो आपस में घुल मिल जाते हैं। राइट। अब हम लिक्विड से आगे बढ़कर ठोस वस्तुओं यानी सॉलिड आइटम्स की ओर बढ़ रहे हैं,
जिन्हें गिना जा सकता है। ओके, तो अब हम स्लाइड 9 पर है। सवाल है 3 पेन 110 रुपए में खरीदे। हाँ, उन पर लाभ क्रमशः 10%, 20% और 30% है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि लाभ की राशियां यानी प्रॉफिट अमाउंट एकदम समान है। और इसका शॉर्टकट बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, या लिखा है कि कॉस्ट प्राइस का अनुपात उल्टा हो जाता है, 6:3:2। राइट, जब प्रॉफिट समान हो तो सीपी का अनुपात परसेंटेजेस का इन्वर्स हो जाता है। रुकिए, मुझे ये पचाने दीजिए, उल्टा क्यों हो जाता है? सिंपल बैलेंसिंग है। मान लीजिए एक पेन पर आप 30% कमा रही हैं और दूसरे पर सिर्फ 10%। ओके। लेकिन रुपए में दोनों से आपको 5-5 रुपए ही मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी मुमकिन है जब जिस पेन पर 10% प्रॉफिट है उसका कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा हो। एग्जैक्टली। और जिस पर 30% प्रॉफिट है उसका सीपी कम हो। हाँ, अब समझ आया लॉजिक। तो 10, 20 और 30 का उल्टा अनुपात 6:3:2 हो जाता है। और तीनों को जोड़े तो 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर 110 रुपए, तो 1 यूनिट 10 रुपए। मतलब सीपी सीधे 60 रुपए, 30 रुपए और 20 रुपए आ गया। अगर मैं एक्स और वाई लेकर बैठती तो शायद 10 मिनट लग जाते। और एग्जामिनर यही चाहता है। अब हम स्लाइड 10 पर हैं, जहां वो बीजगणित यानी अलजेब्रा का एक और जाल बिछाता है। हाँ, ये इक्वेशन वाले सवाल। 11 किताबें और 6 पेन की कीमत 140 रुपए है और 6 किताबें और 11 पेन की कीमत 115 रुपए है। बचपन में ऐसे सवालों को आप कैसे सॉल्व करती थी? मैं तो एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में डालती थी। मतलब इक्वेशन हल करने में तो बहुत समय लगता है। और अगर आप एग्जाम में वो तरीका अपना रही हैं तो आप रेस से बाहर हैं। तो इसका अलजेब्रा शॉर्टकट क्या है? जब भी नंबर्स ऐसे क्रॉस में हो, जैसे यहाँ 11 6 और 6 11 हैं, तो तुरंत उन्हें एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। ओके, अगर मैं जोड़ती हूँ तो 17 किताबें और 17 पेन 255 रुपए के हुए। मतलब एक किताब प्लस एक पेन बराबर 15 रुपए, यानी B + P = 15। राइट। और घटाने पर? 5 किताबें माइनस 5 पेन बराबर 25 रुपए। मतलब एक किताब माइनस एक पेन बराबर 5 रुपए, यानी B - P = 5। अब आपके पास B + P = 15 और B - P = 5 का आसान समीकरण है। इसे तो बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, किताब 10 रुपए की और पेन 5 रुपए का। ये तो मैजिक है। अब हम स्लाइड 11 पर हैं और ये मेरा पसंदीदा लॉजिक है, गैप एनालिसिस। सवाल है, दीपेश को 25 रुपए प्रति पेंसिल पर 120 रुपए का लाभ होता है और एक शक्ति 85 रुपए प्रति पेंसिल पर 62 रुपए की हानि होती है। स्लाइड पर ग्राफिक देखिए, एक तीर या एरो बना हुआ है। इसे एक थर्मोमीटर की तरह सोचिए। थर्मामीटर? हाँ, थर्मोमीटर का पारा 0 के नीचे -62 तक गिरा हुआ है, जो कि हानि है। अच्छा। और दूसरी स्थिति में पारा 0 के ऊपर +120 तक गया है, जो कि लाभ है। तो -62 से +120 तक का कुल गैप कितना हुआ? 120 और 62, कुल 182 का गैप आ गया। एकदम सही। और मूल्य का गैप क्या है? 2.5 रुपए और 1.85 रुपए के बीच। 0.65 रुपए का गैप है। राइट। तो कुल पेंसिल निकालने के लिए इस 182 को 0.65 से डिवाइड कर दीजिए। 18 डिवाइडेड बाय 0.65, तो आंसर 280 आ जाता है। ये थर्मोमीटर एनालॉजी सच में दिमाग के तार खोल देती है। और इसी विजुअल तरीके से हम पाई चार्ट के सवाल भी सॉल्व करते हैं, जो स्लाइड 12 पर है। हाँ, यहाँ एक पाई चार्ट का दृश्य है। इसमें 1/3 हिस्सा हरा है, जो लाभ दिखा रहा है। 1/4 हल्का हरा है, वो भी लाभ है। और 5/12 लाल है, जो हानि है। अब मान लीजिए सवाल में ये 5/12 वाला हिस्सा दिया ही ना हो और सिर्फ बचे हुए सामान की बात हो, तो मैं 1 में से 1/3 और 1/4 को माइनस कर दूंगी, जिससे 5/12 निकल आएगा। परफेक्ट। अब मान लेते हैं 1/3 पर 15% प्रॉफिट है, 1/4 पर 20% प्रॉफिट है और 5/12 पर 20% लॉस है। तो समीकरण बनेगा 1/3 × 15 प्लस 1/4 × 20, और क्योंकि लॉस है तो -5/12 × 20। और इसे हल करने पर कुल लाभ का समीकरण 5/3% निकलता है। और स्लाइड में लिखा है कि अगर कुल लाभ 138.5 रुपीस है, तो हम 5/3% को 138.5 के बराबर रख देंगे।
जिससे 100% मूल्य 8,310 रुपए आ जाता है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 13 पर आते हैं, जो कि बहुत ही शानदार शिफ्ट लॉजिक पर आधारित है। हाँ, यहाँ 3D ब्लॉक्स दिखाए गए हैं चित्र में। सवाल है, 15 मेज और 26 कुर्सियों की कुल कीमत 25,700 रुपए है। मेज पर 12% और कुर्सियों पर 19% लाभ है। कुल लाभ 4,358 रुपए है। अगर मैं इसे नॉर्मल तरीके से करूं, तो फिर से बड़ी सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जो हमें नहीं बनानी है। यहाँ एक्स्ट्रा 7% वाली अवधारणा काम आती है। वो कैसे? देखिए, मेज पर 12% प्रॉफिट है और कुर्सियों पर 19%। हाँ। क्या हम कुर्सियों के 19% को 12% प्लस 7% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों पर कम से कम 12% का बेस प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। ओके। तो मैं 25,700 का 12% निकाल लेती हूँ। वो होगा 3,084 रुपए। लेकिन कुल लाभ तो 4,358 रुपए है। तो जो बचा हुआ अतिरिक्त पैसा है 4,358 माइनस 3,084 यानी 1,274 रुपए, ये कहाँ से आया? हाँ, ये जो एक्स्ट्रा 1,274 रुपए हैं, वो कुर्सियों के इस एक्स्ट्रा 7% की वजह से है। एग्जैक्टली। तो कुर्सियों का 7% 1,274 है, जिससे कुर्सियों की कुल कीमत निकल आएगी। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। अब हम स्लाइड 14 पर हैं, जहां से हमारा सेक्शन 3 शुरू होता है। वस्तुओं की संख्या के आधार पर लाभ या हानि। यहाँ 2 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर y इंटू 100 बाय x माइनस y। या माइनस पर ध्यान दें। हाँ, और लॉस प्रतिशत बराबर y इंटू 100 बाय x प्लस y। यहाँ नीचे प्लस है। उदाहरण देखिए, 12 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। तो फॉर्मूले से 4 इंटू 100 बाय 12 माइनस 4 यानी 400 बाय 8, जो कि 50% हो गया। लेकिन लाभ में हम नीचे माइनस क्यों कर रहे हैं? लॉजिक सोचिए, आपने 12 बेची और 4 का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपकी लागत तो 8 वस्तुएं बेचकर ही पूरी हो गई थी। ओह, बाकी की 4 शुद्ध मुनाफा थी। इसलिए हम बेस 8 निकालते हैं 12 माइनस 4 करके। समझ गई। लेकिन अब हम स्लाइड 15 पे हैं और मुझे यहाँ एक बड़ा सा लाल रंग का यानी चेतावनी का निशान दिख रहा है। हाँ, ये एक वार्निंग है। सवाल है, 17 गेंदें 72 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के सीपी के बराबर हानि होती है। तो क्या मैं इसमें पुराना वाला लॉस फॉर्मूला लगा दूं, x प्लस वाई वाला? बिल्कुल नहीं। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, यहाँ पुराना सूत्र काम नहीं करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ हानि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से जुड़ी है, एसपी से नहीं। अच्छा। अगर प्रॉफिट या लॉस सीपी पर हो तो सही समीकरण वही बेसिक वाला होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ओके, तो 5 CP बराबर 17 CP माइनस 17 SP, जिससे 17 SP बराबर 12 CP निकलेगा। और अगर 17 गेंदों का एसपी 720 है तो 12 सीपी भी 720 होगा। तो 1 CP बराबर 60 रुपए आ गया। मतलब हमें आंख मूंद कर ट्रिक्स नहीं लगानी है। बिल्कुल। अब स्लाइड 16 देखिए, 168 पेन बेचने पर 14 पेन के सीपी का लाभ। यहाँ भी CP का लाभ है। राइट। तो हम डायरेक्ट लॉजिक मेथड यूज करते हैं, जहां हम मान लेते हैं कि एक पेन का सीपी 1 रुपया है। तो 168 पेन का CP 168 रुपए और लाभ 14 रुपए। सीधा उत्तर निकला 14 बाय 168 इंटू 100%, जो 8.33% आ गया। एकदम सही। अब हम स्लाइड 17 पर है। 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर के SP का लाभ। ये स्लाइड 16 से कैसे अलग है? ध्यान से पढ़िए, यहाँ लाभ SP पर आधारित है, CP पर नहीं। ओह, हाँ। तो क्या यहाँ हम स्लाइड 14 वाला शॉर्टकट लगाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि SP पर है तो y बाय x माइनस वाई। 12 बाय 45 माइनस 12 इंटू 100, मतलब 12 बाई 33 इंटू 100, जो 36.36% हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, स्लाइड 18। SP बदलने पर CP ज्ञात करना। सवाल है, महिला 20% लाभ पर घड़ी बेचती है। अगर 10% कम में खरीदकर 30 रुपए कम में बेचती तो भी 20% लाभ होता। ये तो टाइम ट्रैवल जैसा लग रहा है, सुनने में उलझा हुआ है, लेकिन 100 यूनिट विधि से ये बहुत आसान है। चलिए एक डायग्राम इमेजिन करते हैं, जहां ओरिजिनल सीपी 100 यूनिट है। ओके,
तो 20% लाभ पर पुराना एसपी 120 यूनिट हो गया। अब प्रवाह या फ्लो देखिए, न्यू सीपी की तरफ 10% कम में खरीदा, मतलब न्यू सीपी 90 यूनिट हो गया। हाँ, इस 90 पर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। 90 का 20% 18 होता है, तो नया एसपी कितना हुआ? 90 प्लस 18 मतलब 108 यूनिट। तो एसपी 120 से गिरकर 108 हो गया 12 यूनिट की गिरावट आई। और सवाल के हिसाब से 30 रुपए कम में बेचा, मतलब ये 12 यूनिट की गिरावट 30 रुपए के बराबर है। तो अगर 12 यूनिट 30 रुपए है, तो 100 यूनिट जो हमारी मूल सीपी थी वो 250 रुपए होगी। सच में ये बहुत आसान हो गया। अब स्लाइड 19 पर एक और मास्टर फॉर्मूला है। हाँ, अगर x रुपए में बेचने पर L% हानि और y रुपए में बेचने पर P% लाभ हो, तो सूत्र है CP बराबर 100 इंटू ब्रैकेट में y माइनस एक्स बाई पी प्लस एल। राइट। ये बीजगणित का प्रूफ है, जहां हम मूल्यों का अंतर लेते हैं और उसे प्रतिशत के अंतर से डिवाइड करते हैं। अमेजिंग। अब हम स्लाइड 20 पर आ गए हैं, जो हमारा रैपिड फायर रिवीजन मैट्रिक्स है। हाँ, ये स्लाइड 4 अलग-अलग रंग के बॉक्स में बटी है, जो अब तक हमने सीखा है। मैं इसका 30 सेकंड में सारांश देती हूँ, जो परीक्षार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला बॉक्स मिक्सिंग वाटर, जहां फ्री का पानी सीधा प्रॉफिट रेशियो है। दूसरा बॉक्स मल्टीपल आर्टिकल्स, जहां हम गैप एनालिसिस और शिफ्ट लॉजिक लगाते हैं। तीसरा प्रॉफिट या लॉस वस्तुओं पर, जहां हम चेक करते हैं कि बेस सीपी है या एसपी। और चौथा चेंजिंग एसपी, जहां हम 100 यूनिट विधि लगाते हैं। परफेक्ट रिवीजन। अब स्लाइड 21 पर आपके ज्ञान का परीक्षण है। 3 अभ्यास प्रश्न हैं और मैं दर्शकों को या जो भी कैंडिडेट सुन रहे हैं उन्हें ये मन में हल करने की चुनौती देती हूँ। पहला सवाल है पानी और दूध के मिश्रण का। हिंट है अप्लाई W/M। दूसरा सवाल वस्तुओं के एसपी लाभ पर है। इसके लिए वो नीचे माइनस वाला सूत्र याद रखें। और तीसरा मास्टर फॉर्मूला का उपयोग। y माइनस एक्स बाय P+L। इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आप इन्हें सेकंडों में उड़ा देंगे। बिल्कुल। तो आज का ये डीप डाइव सच में आंखें खोलने वाला था। लेकिन इस पूरी चर्चा का समापन करते हुए मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। क्या विचार है? हम ये गणितीय ट्रिक्स केवल परीक्षा पास करने के लिए सीख रहे हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में एक स्मार्ट उपभोक्ता बनने के लिए भी ये जरूरी है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। मतलब जब हम किसी दुकान के बाहर बाय 2 गेट 1 फ्री का बोर्ड देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन असल में वो ब्रांड स्लाइड 14 के उसी सूत्र का उपयोग करके हमारा मनोविज्ञान, हमारी साइकोलॉजी